बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1 11th क्लास फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्रिएट अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई एक टेबल ड्रा कीजिए जिसमें आपने चंद फिजिकल क्वांटिटीज की एस्टिमेशन को शो करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये टेबल ऑलरेडी आपकी बुक में दिया गया है। काफ़ी बड़ा टेबल था, मैंने उसमें से आसान छोटी सी जो वैल्यूज़ है वो निकाल के एक छोटा टेबल बना दिया शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मैस एंड नंबर 3 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी एस्टिमेशन डिस्कस करनी है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना भाई, एस्टिमेशन होती क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो आपने नहीं करनी, बल्कि उसकी वैल्यू को आपने गैस करना है। और याद रहे, आपका ये गैस एक रैंडम गैस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक एजुकेटेड गैस होना चाहिए। रैंडम गैस का मतलब क्या है? आपने ऐसे तुक्का लगा दिया। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना, एस्टिमेशन तुक्का नहीं होती। ठीक है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हुए आपने वैल्यू को गैस करना है। इसे कहते हैं एजुकेटेड गैस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी एस्टिमेशन ऑफ लेंथ। एस्टिमेशन ऑफ लेंथ क्या होती है? आपने बिना किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए लेंथ को जो है वो उसका एस्टिमेट लगाना है कि कितनी लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जी एक ये रोड है। ठीक है, यहाँ से चलिए ये रोड यहाँ तक। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। तो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में आते हैं और देखते हैं कि भाई अगर एक जो रनिंग जंप लिया जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रनिंग जंप लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रनिंग जंप लगे। इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है वो तकरीबन 7 मीटर है। तो आपने बिना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए इस लेंथ को, उसका जो अंदाज़ा वो लगा लिया, एस्टिमेट कर लिया कि ये 7 मीटर है। इसे कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ लेंथ। ठीक है, बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब वो पॉइंट्स जो कि पेपर में आपने लिखने वो भी ज़रा देख लीजिए। अब यहाँ पर बुक में जो है वो मेंशन किया गया, नंबर 1 हाइट ऑफ 7 ईयर चाइल्ड इज़ 1 मीटर। कि जो एक 7 साल का बच्चा है ना, उसकी जो हाइट होती है तकरीबन 1 मीटर होती है। ये एस्टिमेट की गई है। लेंथ ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड जो है वो हमारे पास 100 मीटर होती है। फुटबॉल ग्राउंड की जो लेंथ है वो तकरीबन 100 मीटर होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, एस्टिमेट की गई हैं। डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 7 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अब हमने बात करनी है जी एस्टिमेशन ऑफ मैस की। मैस को कैसे एस्टिमेट किया जाता है? तो बच्चों, इसके लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला है। भाई देखो, आपके पास जो है वो 1 लीटर की बॉटल होनी चाहिए पानी वाली। ठीक है, जो 1 लीटर वाटर की बॉटल है ना, वो हमारे पास तकरीबन 1 किलोग्राम के उसका मैस होता है। ठीक है, अब आपने पहले चेक कर लेना भाई 1 किलोग्राम इतना मैस होता है। सही है, अब किसी भी बॉडी का मैस आपने जब उसका एस्टिमेट लगाना है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इसके मुकाबले में 2 गुना है, या इसके मुकाबले में तकरीबन बराबर ही है, या इससे कम है। तो आप गैस कर सकते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मैस कितना होगा। अब आपने एक हाथ में पकड़ के बॉटल को देख लिया कि ये तकरीबन जो है वो हमारे पास 1 kg है। 1 लीटर वाटर इतना होता है 1 kg मैस। अब आप किसी और ऑब्जेक्ट को जब उठाएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि ये उससे डबल है, ज़्यादा भारी है उससे। तो आप गैस कर लेंगे कि ये भाई तकरीबन कोई 2 किलो के करीब इसका मैस है, या 3 किलो के करीब उसका मैस है। ठीक है, तो इस तरह आप मैस को भी गैस कर सकते हैं। राइट, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको पता होगा, पहले भी आपने मेजर किया होगा कि भाई 1 kg जो वाटर बॉटल है वो कितनी भारी होती है। सही है, उसका मैस आपने चेक किया होगा, उसी की रिस्पेक्ट से आपने बाकियों के जो मैस है वो भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो मैस ऑफ 1 लीटर बॉटल जो है वो 1 kg होता है। एस्टिमेशन ये भी की हुई है। मैस ऑफ अर्थ जो है वो 10 पावर 25 किलोग्राम। अब देखो एग्जैक्ट तो आपको पता ही होगा, आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 किलोग्राम था, बट यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी हुई है 10 पावर 25 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से जो एक बहुत छोटी लेंथ की अगर हम बात करें तो, या सॉरी मैस की बात करें तो मैस ऑफ मॉस्किटो जो है वो हमारे पास 10 पावर -5 kg होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जी एस्टिमेशन ऑफ टाइम की। टाइम को कैसे एस्टिमेट किया जाता है? मैं आपको एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। भाई देखो, आपको ब्रेक होती होगी कॉलेज में, स्कूल में, और आप क्या करते हो, उसमें क्रिकेट का मैच खेलते हो।
अब मैच खेलते हुए क्या होती है जी, एक आपकी क्लास है और एक दूसरी क्लास है, दोनों जो है वो मैच लगाते हैं। 3-3 ओवर का मैच होता है, 3 ओवर आप खेलते हो, 3 ओवर दूसरी टीम खेलती है और इसी में आपकी ब्रेक जो है वो पूरी हो जाती है। अब मान लीजिए कि जो आपकी जो ब्रेक है ना वो है जी 30 मिनट्स की और उसमें एक टीम 3 ओवर खेलती है और जो दूसरी टीम है वो भी 3 ओवर ही खेलती है, तो आपका ब्रेक जो है वो ओवर हो जाता है। सही है। अच्छा, अब आपने गैस करना है कि भाई आपकी ब्रेक कितनी गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। तो आप ये देखोगे भाई ये 30 मिनट्स में कितने ओवर होते हैं, 6 होते हैं। इसका मतलब है कि एक ओवर जो है वो 5 मिनट में होता है। सही है। अब अगर एक ओवर 5 मिनट में होता है तो आपके मैच के ओवर गुजर चुके हैं, फर्ज कर लें 4, तो 20 मिनट हो गए। फिर आपके पीछे कितने मिनट रह गए, आपके रह गए 10 मिनट। तो यहां से आपने घड़ी का इस्तेमाल किए बिना ही, ठीक है, आपने टाइम को मेजर कर लिया कि कितना टाइम आपका गुजर चुका है और कितना टाइम आपका बाकी है। ठीक है, तो ये भी आपने क्या किया, टाइम को एस्टिमेट किया अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हुए। इसे एस्टिमेशन ऑफ टाइम कहते हैं हम। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। टाइम ऑफ 1 हार्ट बीट इज 1 सेकेंड। अब जो हमारे पास एक बार जो दिल धड़कता है ना, ठीक है, वो 1 सेकंड के बाद फिर दिल धड़का, फिर 1 सेकंड और गुजरा, तो तकरीबन जो है वो हमारे पास 1 सेकंड के करीब होता है। अब याद रहे ये भी एस्टिमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती और वो पर्सन टू पर्सन चेंज भी होती है। सही है। और कंडीशन के मुताबिक भी चेंज होती है। बंदा नॉर्मल कंडीशन में हो तो कुछ और हालात होते हैं, बंदा भाग रहा हो तो कुछ और हालात होते हैं। सही है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये तकरीबन जो है वो एक बार जब दिल धड़कता है, ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद फिर दोबारा धड़कता है, यानी हार्ट बीट जो है वो 1 सेकंड उसका टाइम होता है। एक बार धड़का फिर दोबारा धड़का तो 1 सेकंड गुजर गया। सही है। और इसी की हेल्प से आप टाइम को मेजर भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप ये नोट करें कि कितनी बार दिल आपका धड़का, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। ठीक है, 100 बार धड़का तो आपको पता लग जाएगा भाई अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 100 सेकंड इसके हो चुके हैं। अच्छा, टाइम जो एस्टिमेटेड टाइम होता है एक दिन का, वो वैसे तो आपको पता है 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, एक दिन के अंदर वो एग्जैक्ट वैल्यू, बट आपने जो एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पर बतानी है तो एस्टिमेटेड वैल्यू 10⁵ सेकंड होती है। सही है। तो इसी तरह से जो टाइम ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होती है प्यारे बच्चों, जो दिमाग से एक मैसेज आता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ और डिफरेंट पार्ट्स से वापस दिमाग की तरफ जाता है ना, वो नर्व इम्पल्स के। ठीक है, तो उसका जो टाइम होता है एस्टिमेटेड टाइम वो 10⁻³ सेकंड। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। सही है। अच्छा जी, फिर आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत 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 ही आसान है। इसमें क्या कहा जा रहा है जी आपको, देखिए, एक्सप्रेस यूनिट ऑफ दीज डिराइव क्वांटिटीज इन बेस। आपने जितनी भी ये आपको ड्राइव क्वांटिटीज दी गई हैं इनके यूनिट लिखने हैं बेस क्वांटिटीज की, बेस यूनिट की शक्ल में। जितनी भी आपको ड्राइव क्वांटिटीज दी गई हैं इनके यूनिट आपने बेस यूनिट की शक्ल में लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है बच्चों। करना पता है क्या, स्ट्रेटजी माइंड में रखें। जो भी आपको क्वांटिटी दी है उसका फार्मूला लगाओ और उसको इतना सिंप्लीफाई करो कि उसके फार्मूले में जितनी भी चीजें हैं ना वो सब की सब बेसिक क्वांटिटीज में आ जाए। सही है। अब देखिए फोर्स की बात की तो सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया न्यूटन सेकंड लॉ F = ma। अब इसमें जो मास है वो बेसिक क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन बेसिक क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ΔV/ΔT। बट अब जो चेंज है ना, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आंसर भी वेलोसिटी ही आएगा ना, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे V/T लिख दिया, यानी वेलोसिटी बाय टाइम यहाँ मेंशन किया मैंने। ठीक है ना। तो अब जो टाइम है वो बेसिक है, मास बेसिक है, बट वेलोसिटी बेसिक नहीं है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम d/t, तो यहाँ पर d/t लगा दिया आपने। अब मास बेसिक, डिस्प्लेसमेंट बेसिक, टाइम बेसिक सारे बेसिक में आ गए। तो अब आपने इनके यूनिट्स पुट करने। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, मास की जगह kg आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में आ गया, टाइम सेकंड में। ठीक है, kg उसी तरह रहेगा, मास भी उसी तरह रहेगा। सेकंड नीचे था, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर बनता है। अब क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर उसकी -2 हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को आना चाहिए इस लेवल में वैसे भी। फिर बात करते हैं जी वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला लगा दो, W = FD आ गया। अब यहाँ पर फोर्स जो है ना वो हमारे पास डायराइव क्वांटिटी है और जो ये है डिस्प्लेसमेंट वर्क बेसिक है। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओ F = ma। ठीक है, तो ma लिख दिया। अब मास बेसिक है, ये डिस्प्लेसमेंट बेसिक है, बट एक्सेलरेशन बेसिक नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ V/T, यहाँ पर बताया था आपको V/T। ठीक है, अब ये बेसिक, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, बट वेलोसिटी बेसिक नहीं है। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ d/t, तो ये आ गया d/t। अब सारे बेसिक हैं, मास भी बेसिक, डिस्प्लेसमेंट बेसिक, टाइम बेसिक। अब इनके यूनिट पुट कर लो। मास का यूनिट kg और डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम का सेकंड। सही है, तो kg एज इट इज आ गया kg, मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर आ गया, सेकंड इंटू सेकंड का स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि सेकंड का स्क्वायर नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह से पावर की बात करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T।
अब W जो है वो हमारे पास डराइव क्वांटिटी है, ठीक है, टाइम जो है वो बेसिक है, इसका फॉर्मूला लगाया, W क्या होता है F इंटू डी, ठीक है, एफ डी बाई टाइम आ गया। अब यहाँ पर देखिए जी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक बेसिक है, टाइम बेसिक है, बट फोर्स बेसिक नहीं है, फॉर्मूला लगा दो F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, और साथ में डी बाई टी उसी तरह लिख दो। अब देखो एक्सेलरेशन इसमें बेसिक नहीं है, फॉर्मूला लगा दो V बाई टी, ठीक है, तो फिर V इसमें बेसिक नहीं है, फॉर्मूला लगा दो D बाई टी। तो आपने जब तक कोई एक भी हमारे पास कोई डराइव क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद है तब तक फॉर्मूले लगाते रहना, और जब आपके पास सारी बेसिक आ जाए वहां रुक जाना है। मैथ बेसिक क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बेसिक क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बेसिक क्वांटिटी, टाइम बेसिक, टाइम बेसिक, टाइम बेसिक, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इनके यूनिट्स पुट करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारे पास मैथ है, मैथ का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, ठीक है, और जो हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट होता है मीटर्स, ठीक है। तो देखिए ये आ गया मैथ के किलोग्राम, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर। अब नीचे जो है वो टी यानी सेकंड सेकंड सेकंड, सेकंड का क्यूब बन जाएगा नीचे, ठीक है। अब केजी एज इट इज आया, एम इंटू एम का स्क्वायर आ गया, एस इंटू एस, एस का क्यूब बनता है। अब जब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। इसी तरह प्यारे बच्चों आपके पास प्रेशर भी है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब जो फोर्स है वो भी हमारे पास जो है वो बेसिक नहीं है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी बेसिक नहीं है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले लगाओ। अब देखो F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, और एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू लेंथ कह लें या लेंथ इंटू विड्थ कह लें, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, राइट। अच्छा जी, एम एज इट इज रहा यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये ए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई टी, V डिवाइडेड बाई टी कर दिया, और ये एरिया की जगह आ गया लेंथ इंटू लेंथ। अब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जो है ना वो हमारे पास एक डराइव क्वांटिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया जी डी बाई टी, ये जो नीचे टी था वो 1 बाई टी की शक्ल में लिख दिया, V बाई टी सॉरी जो V है उसकी जगह लिख दिया D बाई टी। तो अब ये सारे बेसिक आ गए, मैथ्स बेसिक, डिस्प्लेसमेंट बेसिक, टाइम बेसिक, टाइम बेसिक, लेंथ बेसिक, लेंथ बेसिक। अब इनके यूनिट पुट कर लो, मैथ्स का आ गया जी किलोग्राम, और डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर, टाइम और आ गया हमारे पास सेकंड इंटू सेकंड, लेंथ इंटू लेंथ आ गया मीटर इंटू मीटर, सही है। अब ये 1 मीटर जो ऊपर वाला 1 मीटर नीचे वाले से कट जाएगा, ठीक हो गया। जब ये कट जाएगा तो ऊपर क्या रह गया जी 1 kg, मैंने यहाँ लिख दिया kg, ऊपर 1 मीटर था वो कट गया, अब सिर्फ 1 मीटर नीचे रह गया। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी इसकी। अब नीचे s इंटू एस का स्केयर बन गया, नीचे से ऊपर जाएगा पावर माइनस स्केयर हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फिर लास्ट में आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। कैसे पता लगा आपको, करंट का फॉर्मूला आता होगा I इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई टी। तो Q की वैल्यू फिर क्या होगी, I मल्टीप्लाई बाई टी। अब देखिए यहाँ पर I जो है वो करंट है, T टाइम है, वो ऑलरेडी दोनों बेसिक हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं कोई और फॉर्मूला लगा के उसको बेसिक में कन्वर्ट करने की। तो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर्स, और जो टाइम है उसका यूनिट होता है सेकंड, तो ये बन गया एम्पेयर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। भाई स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पहले तो ये सीखिए कि भाई स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट होता कौन सा है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ मेंशन भी किया है, स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन मींस स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जितना उसका लीस्ट काउंट छोटा होगा उतनी उसकी स्मॉल रेजोल्यूशन होगी, राइट। अब ये स्मॉल रेजोल्यूशन वाले या स्मॉल लीस्ट काउंट वाले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जितना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट छोटा होता है उतनी ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो स्मॉल फ्रैक्शन है एक फिजिकल क्वांटिटी की उसको मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजरिंग वाले, एक है जी मीटर रूल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर, तीसरा है जी हमारे पास स्क्रू गैज। इनके जो लीस्ट काउंट है वो आप जानते हैं कि जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, और जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, और जो स्क्रू गेज होता है उसका लीस्ट काउंट होता है जी 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट है वो इसका है जी स्क्रू गेज का, उससे बड़ा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, और सबसे बड़ा जो लीस्ट काउंट है वो है जी हमारे पास मीटर रूलर का, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मीटर रूलर है ना, इसका लीस्ट काउंट बड़ा है तो ये ज़्यादा एबिलिटी नहीं रखता कि वो स्मॉल फ्रैक्शंस को मेजर कर सके, यानी ये सिर्फ 1 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। अगर लेंथ 1 मिलीमीटर से थोड़ी छोटी होगी ये मेजर कर ही नहीं सकता, ठीक है। फिर दूसरे को लेके आते हैं जिसकी रेजोल्यूशन इससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है।
अब ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना वर्नियर कैलिपर, ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, बात समझ गए। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, सबसे छोटा लीस्ट काउंट और सबसे स्मॉलर रेजोल्यूशन वाला, राइट। अब इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक भी मेजर कर सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसका लीस्ट काउंट छोटा होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर एबिलिटी बढ़ती जाएगी कि वो छोटे से छोटे पार्ट को भी मेजर कर सके। जैसे देखिए इसका लीस्ट काउंट बड़ा था, ये 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, इससे कम नहीं। इसका लीस्ट काउंट छोटा हुआ, ठीक है, ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट और छोटा हुआ, ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। समझ गए। तो पेपर में आप लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉल लीस्ट काउंट हैव ग्रेटर एबिलिटी टू मेजर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, सो इट विल प्रोवाइड ग्रेटर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। सही है। तो जब हम एक स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं जी। हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने मेजर करनी है। एक ही ऑब्जेक्ट है और 3 इंस्ट्रूमेंट से उसकी लेंथ मेजर करते हैं। एक हमने ले लिया जी मीटर रूल, ठीक है, एक ले लिया वर्नियर कैलिपर, एक ले लिया स्क्रू गेज, ठीक है। लीस्ट काउंट मैंने बता दिया आपको, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर है, इसका 0.1 मिलीमीटर और इसका 0.01 मिलीमीटर, और इससे कम लेंथ ये मेजर कर ही नहीं सकते, राइट। अच्छा, अब आपने उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की मीटर रूल से, तो आपको लेंथ मिली है जी 7 मिलीमीटर। वैसे आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 8 मिलीमीटर से कम है। अब क्योंकि आपका मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर से कम की लेंथ को मेजर नहीं कर सकता, तो वो उसको फिर 7 ही मेजर करेगा, ठीक है। मीटर रूल से लेंथ मेजर की, आपको मिली 7 मिलीमीटर। उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को जब आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो मिला 7.3 मिलीमीटर, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। फिर उसी को हमने स्क्रू गेज से मेजर किया तो हमें मिला जी 7.32 मिलीमीटर। समझ गए। अब जरा देखिए हमें प्रिसाइज वैल्यू कैसे मिली। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1, इसके अंदर कितने हैं, 2, इसके अंदर कितने हैं, 3। तो एक मेजरमेंट में जितने ज़्यादा आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको मिलती है। तो ये देखिए जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा था, सबसे स्मॉल रेजोल्यूशन थी, उसने आपको सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू दी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर वगैरह नहीं है, अगर उसमें एरर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो फिर ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट आंसर भी देगा। क्योंकि देखिए एक आंसर है ये हमारे पास 7, एक है 7.3, एक है 7.32, तो ये वाला जो आंसर है ना ज़्यादा डिटेल के साथ है और ये एग्जैक्ट से ज़्यादा करीब हो सकता है, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा कि ये एग्जैक्ट से करीब हो, तो ये जो है ना हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट भी हो सकता है। बात समझ गए। क्योंकि ये तो बता ही सिर्फ एक डिजिट तक सकता है ना, 7 मिलीमीटर तक, ठीक है। इसके अंदर तो आगे और बताने की एबिलिटी नहीं है, मगर इसके अंदर एबिलिटी है, ये और भी बता रहा है 7.32 मिलीमीटर। तो ये वाली जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट से ज़्यादा करीब हो सकती है, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिल सकती है। इसलिए 7.32 mm जो है वो हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज है और ज़्यादा एक्यूरेट है विद द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। वो क्या थी, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है ना वो बेसिकली इसका लीस्ट काउंट ही है, राइट। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप रीडिंग लेते हैं, 1 बार रीडिंग ले ली, 2 बार रीडिंग ले ली, 3 बार रीडिंग ले ली, ठीक है, 4 बार, 5 बार, उससे क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है, ये हमारे लिए अहम क्यों है। तो 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इसको नोट कर लीजिए। नंबर एक तो बात यह है बच्चों कि अगर आप 1 बार रीडिंग लेते हैं, फिर दूसरी बार रीडिंग लेते हैं, तीसरी बार रीडिंग लेते हैं, अगर रीडिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ आएँ तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपके जो रिज़ल्ट है ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। क्योंकि अभी एक बार हमने रिज़ल्ट लिया तो कुछ और आ रहा है, दूसरी बार कुछ और आ रहा है, तीसरी बार कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो रिज़ल्ट की जो रिलायबिलिटी है ना उसका पता लगता है। दूसरी चीज़ यह है कि आप जो है ना वो पता चला सकते हो कि हमारी रीडिंग में एरर है या नहीं, और है तो कौन सा एरर है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बार आपकी जो एरर आ रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव एरर आ रहा है, दूसरी बार आपका नेगेटिव एरर आ रहा है, यानी एक बार वो असल से ज़्यादा मेजर कर रहा है, दूसरी बार असल वैल्यू से कम मेजर कर रहा है, ठीक है, कभी पॉजिटिव एरर कभी नेगेटिव एरर, तो आप उसको पता लगा लेंगे भाई इसके अंदर ना हमारे पास आ रहा है रैंडम एरर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
और अगर आपके पास ये रैंडम एरर आ भी गया है, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपके पास रैंडम एरर आ गया, आपने 4-5 रीडिंग ली हुई हैं, आप उन सबको ऐड करके एवरेज ले लेंगे तो आपका जो एरर है वो भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड देन टेकिंग द एवरेज, यानी नंबर ऑफ रीडिंग ले लो, 3, 4, 5, 6 रीडिंग ले लो, उसके बाद उसकी एवरेज ले लो। ठीक है, देन टेकिंग एवरेज विल रिड्यूस द रैंडम एरर, तो उसके अंदर अगर रैंडम एरर है तो वो रैंडम एरर कम हो जाएगा और आपको वैल्यू जो है वो मजीद एक्यूरेट मिलेगी। ठीक है, नंबर 2, बाय टेकिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स वी कैन स्पॉट द एरर, हमें पता चल जाएगा कि एरर है भी कि नहीं। अगर आप एक ही रीडिंग लेते तो अब वो गलत है या सही है, जैसा भी आपको उसके बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन आप मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो तब आपको पता लगता है, तभी आप उसका पता चला सकते हो कि भाई हमारी जो मेजरमेंट में इसमें एरर है कि नहीं है। एक बार में तो पता नहीं चलेगा, एक बार तो आपकी अगर गलत आ गई तो गलत ही चलती रहेगी, सही आ गई तो आपकी किस्मत। ठीक है, तो 2 बार 3 बार 4 बार जब आप वैल्यू लेते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि भाई आपकी इस मेजरमेंट के अंदर एरर है कि नहीं। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई है रिलायबिलिटी के हवाले से है, बाय टेकिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स वी कैन चेक रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, आपका रिजल्ट कितना रिलायबल है। ठीक है, अगर आपने जो मल्टीपल रीडिंग्स ली हैं, सही है, वो सेम ट्रेंड में यानी एक ही तरह की हैं, एक जैसी हैं, ये करीब करीब हैं, ठीक है, तो मतलब आपके जो रिजल्ट हैं वो रिलायबल हैं। लेकिन अगर उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया, एक वैल्यू कभी कुछ वैल्यू आ रही है, दूसरी बार कुछ वैल्यू आ रही है, तीसरी बार कुछ, तो मतलब आपके जो रिजल्ट है ना भाई वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, उन रिजल्ट्स का कुछ कर लो, वो रिजल्ट आपके रिलायबल नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो क्वेश्चन है जी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी में और प्रिसिशन में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत ही अहम सवाल है, कई मरतबा एग्जाम में आ चुका है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है। ठीक है, प्यारे बच्चों, एक्यूरेसी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं कि भाई हम ये इस पर बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो है वो एक्चुअल लेंथ होती है। ठीक है, एक आप मेजर करते हैं, अगर आपकी मेजर की हुई लेंथ एग्जैक्ट लेंथ से बहुत ज़्यादा करीब है तो वो वैल्यू एक्यूरेट कहलाती है, या वो ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगी। बात समझ गए? तो जितनी ज़्यादा आपकी पैमाइश की हुई वैल्यू असल वैल्यू से करीब होगी उतनी ज़्यादा वो एक्यूरेट होगी। बात समझ गए? फॉर एग्जांपल जी, एक पेंसिल की लेंथ है जी हमारे पास 14.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने मेजर किया जी 14.8 सेंटीमीटर, तो ये बहुत करीब है उसके, तो ये वैल्यू एक्यूरेट मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि आपका आंसर यहाँ पे आ जाए जी 12.8, अब 12.8 तो 14.9 से बहुत ज़्यादा गैप है, दूर है, तो आपकी ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। बात समझ गए? तो आपकी मेजर की हुई वैल्यू असल वैल्यू से या एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी करीब है, ये उसकी एक्यूरेसी होती है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है, एक्यूरेसी इंडिकेट क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू, आपकी पैमाइश की हुई वैल्यू असल वैल्यू से कितनी क्लोज है, ये होती है एक्यूरेसी। ठीक है, फिर बात करते हैं जी प्रिसिशन की। तो याद रखिएगा, प्रिसिशन में हम ये देखते हैं कि भाई आपने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, 1 बार मेजर की, 2 बार मेजर की, 3 बार, 4 बार, 5 बार मेजर की। अब वो जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, अगर वो मेजरमेंट सारी आपस में क्लोज हैं, उनका आपस में डिफरेंस कम है, तो वैल्यू जो है ना वो आपकी प्रिसाइज होगी, मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। अगर उनका आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज नहीं होगी। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जो प्रिसिशन होती है ना, वो आपकी एक ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट की आपस में क्लोजनेस है। मेजरमेंट अगर आपस में क्लोज नहीं है तो वैल्यू आपकी प्रिसाइज नहीं है। अगर मेजरमेंट सारी आपस में बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है, तो आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज कहलाएगी। तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में ये फ़र्क है कि एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब है, और प्रिसिशन में हम ये देखते हैं कि आपकी 2 या 3 या 4 मेजरमेंट जो आपने ली है, वो मेजरमेंट आपस में कितना क्लोज हैं। बात समझ गए हैं? ओके जी, अब मजीद डिफरेंस भी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, इट कैन बी फाइंड बाय सिंगल मेजरमेंट। देखो, अब एक्यूरेसी ना, एक्यूरेसी इसको आप एक सिंगल मेजरमेंट से ही चेक कर सकते हो। आपने एक मेजरमेंट ली, आप चेक करो कि ये मेजरमेंट जो है वो असल वैल्यू से करीब है या नहीं। अगर वो असल वैल्यू से करीब है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये आपकी एक्चुअल है, ये आपने मेजर की हुई है, ये इससे करीब नहीं है तो भाई एक्यूरेट नहीं है। अगर ये इससे करीब है तो ये एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक ही मेजरमेंट आपने लेनी है तो आपको पता लग जाएगा आपकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। सही है।
अब जब प्रिसिशन की बात करते हैं तो फिर एक वैल्यू नहीं चलेगी, फिर आप 3, 4, 5 वैल्यूज़ लेंगे और उन सब वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे कि क्या ये सारी वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं। अगर एक दूसरे के क्लोज हैं, उनमें डिफरेंस बहुत कम है, तब वो प्रिसाइज मेजरमेंट है। अगर उनमें डिफरेंस ज़्यादा आ गया, कभी कुछ वैल्यू मिले, दूसरी बार कुछ वैल्यू, तीसरी बार कुछ वैल्यू, तो भाई फिर प्रिसिशन आपकी मेजरमेंट में नहीं है। ठीक है, इसलिए एक मेजरमेंट से ही आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रिसिशन चेक करने के लिए आपको 2, 4, 5, 7 मेजरमेंट जो है वो चाहिए होती है। इसलिए मैंने मेंशन किया नीड सेवरल मेजरमेंट टू फाइंड इट, कि आपकी मेजरमेंट में प्रिसिशन है या नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है कि भाई ये जो एक्यूरेसी होता है ना, एक्यूरेसी मे बी अफेक्टेड बाय द सिस्टमैटिक एरर एंड प्रिसिशन मे बी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर। अब पहले ज़रा एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर क्या होता है। पहले बच्चों याद रखना, सिस्टमैटिक एरर हमारे पास एक ऐसा एरर होता है जो जितनी बार भी आप मेजरमेंट करेंगे हर मेजरमेंट में एरर आएगा। जितनी बार मेजरमेंट करेंगे हर मेजरमेंट के अंदर एरर आएगा, और वो एरर एक डायरेक्शन में होगा। यानी अगर एक बार पॉजिटिव एरर आ गया तो हर बार पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर ही आएगा। या एक बार अगर नेगेटिव एरर आ गया तो हर बार नेगेटिव 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 एरर ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तीसरी चीज़ ये कि वो एरर जो है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन एक दूसरे से करीब करीब होती है, बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता। समझियो, तो ये बेसिकली जो सिस्टमैटिक एरर होता है ना, ये मोस्टली आता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिफेक्ट है उसकी वजह से। अब अगर आपका वर्नियर कैलिपर या आपका स्क्रू गेज या आपका मेजरिंग टेप या कोई भी चीज़ है, अगर उसमें एरर है, उसमें ख़राबी है, तो उसकी वजह से ही एरर आएगा। अब जाहिर सी बात है, आपका अगर इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है तो आप जितनी बार भी मेजरमेंट लेंगे हर बार आपको मेजरमेंट जो है वो उसमें एरर मिलेगा। ठीक है, और हर बार उसमें जो है ना वो एक जितना लेंथ में इजाफा या लेंथ में कमी होगी जितना उसके अंदर एरर है। ठीक है, या उतना ज़्यादा मेजर करेगा या उतना कम मेजर करेगा। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, ऐसे एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। फिर बता देता हूँ, जो हर बार मेजरमेंट में एरर आए और एक ही डायरेक्शन में आए, यानी या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हर बार पॉजिटिव आए, अगर नेगेटिव है तो हर बार नेगेटिव आए, और वैल्यू भी एरर की तकरीबन एक जितनी हो, तो ऐसे एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और ये मेजरमेंट में खराबी, इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि भाई एक्यूरेसी जो है ना मे बी अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। अब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब है ना भाई, तो आपकी एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर सिस्टमैटिक एरर मौजूद है, आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है, तो भाई आपको हर बार गलत वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इससे फिर एक्यूरेसी जो है वो अफेक्ट होती है। फिर हम बात कर लेते हैं जी इसकी प्रिसिशन की। ये जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर ये ऐसा बेढंगा सा एरर है कि इसमें कभी आपकी एक आंसर जो एरर आ रहा है आंसर में वो पॉजिटिव होता है, एरर होता है, कभी नेगेटिव एरर होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब ये एक डायरेक्शन वाला एरर नहीं है। और ये एरर आता क्यों है? ये एरर आता है जी एक्सटर्नल कंडीशन के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए। ठीक है, जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग, उसमें अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ चेंजिंग आ जाए, उसकी वजह से ये एरर आ रहा होता है। ये इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी की वजह से आता है। ये जो सराउंडिंग की जो कंडीशंस हैं उसमें चेंजिंग, मतलब हवा चल गई, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, या टेम्परेचर कम हो गया बहुत ज़्यादा, या कुछ और इस तरह की चेंजिंग आ जाती हैं। सही है, तो उनकी वजह से ये जो है ना वो एरर आता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, तो ये जो है ना वो बेसिकली इफेक्ट करता है प्रिसिशन को, क्योंकि जब ये रैंडम एरर आता है ना, कभी आपकी कुछ वैल्यू आ रही होती है, कभी कुछ वैल्यू आ रही होती है, कभी कुछ वैल्यू, यानी आपकी वैल्यूज आपस में क्लोज ही नहीं होती। तो रैंडम एरर जो है ना वो इफेक्ट करता है प्रिसिशन को। ठीक है, क्योंकि रैंडम एरर आने से आपकी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चली जाती हैं, इनमें गैप ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट पे आ रही है जी एक्यूरेसी नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रिसिशन। अब ये बात जो है ना दोनों तकरीबन एक ही तरह की, प्रिसिशन नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रिसिशन। अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो। आपने एक बार मेजरमेंट ली, आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट आ गई, आप दोबारा मेजरमेंट लें, हो सकता है सराउंडिंग में कुछ चेंजिंग आ जाए, कुछ कंडीशन बदल जाएँ, तो आपको वो आंसर दोबारा ना मिले। ठीक है, तीसरी बार आपको कुछ और आंसर मिले। अब यहाँ पे प्रिसिशन तो ना रही ना, क्योंकि एक बार आपको आंसर कुछ और मिल रहा है, दूसरी बार कुछ और मिल रहा है, तीसरी बार कुछ और मिल रहा है, बट एक बार आपने वैल्यू एग्जैक्ट हासिल कर ली, जितना आपकी असल वैल्यू थी उसके करीब करीब आपको मेजर्ड वैल्यू मिल गई, तो एक्यूरेसी तो है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी है तो वो प्रिसिशन भी हो। ठीक है ना। दूसरी बात यह कि अगर कोई आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है, यानी एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू सारी एक दूसरे से करीब करीब आ रही हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ कर ले एक इंस्ट्रूमेंट में गलती है, एरर है,
वो तो कभी भी आपको दुरुस्त वैल्यू नहीं देगा ना, हर बार गलत वैल्यू देगा। और अगर वो जितनी भी गलत वैल्यू दे रहा है सारी एक दूसरे से करीब करीब आ जाती हैं, तो प्रिसिशन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है, असल वैल्यू से करीब नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक वैल्यू एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर एक वैल्यू प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, हो भी सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज हो और प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन जिसकी आप डायमेंशनल होमोजेनिटी को चेक करने जा रहे हैं, उस इक्वेशन के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं, हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इसकी राइट साइड है और राइट साइड पर 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और ये आ गई सेकेंड टर्म, ठीक है। और इसकी जो लेफ्ट साइड है उस पर एक ही टर्म है ये, राइट। तो अब इक्वेशन के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर जितनी भी टर्म्स है, इन सब टर्म्स की जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए। प्लस या माइनस के बाद नई टर्म शुरू होती है, ये पहली टर्म, आगे प्लस आ गया, प्लस के बाद आगे नई टर्म शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। हेडिंग लगाएंगे जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इट स्टेट दैट डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन द बोथ साइड आर सेम, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो डायमेंशनल वैलिडिटी को चेक करते हैं। वी एफ क्या है, असल में एक फाइनल वेलोसिटी है ना, है तो वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी पावर -1। अगर आपको भूल जाए तो आप इसके यूनिट से भी लेके आ सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ है, पर सेकंड क्या है, टाइम है। तो मीटर की जगह पे आ गया एल और टाइम की जगह पे आ गया टी पावर -1, ठीक है। अच्छा, तो इसकी डायमेंशन पुट कर दी हमने एल टी पावर -1, इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया। अब वी आई इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, एल टी पावर -1, फिर आगे प्लस आ गया तो प्लस लगा देंगे। आगे है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके यूनिट से भी हम डायमेंशन बना सकते हैं। ये मीटर की जगह पे आ गया हमारे पास लेंथ, ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर है तो टाइम की पावर -2 हो जाएगी, सही है। साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम टी, तो टी की डायमेंशन टी ही होती है, राइट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पर टी कोई पावर नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पर टी की पावर -2 है। जब बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो बेस 1 बना देते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। -2 इसकी पावर +1 इसकी पावर, -2 + 1 बन जाएगा -1। यहाँ पर कर देता हूँ मैं, अगर माइनस का 2 हो जाए और प्लस का 1 हो जाए तो आंसर आता है हमारे पास -1, ठीक है। तो ये L एज इट इज़ आ गया और t की पावर -1 आ गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या किया हमने, एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है 2 एप्पल। वैसे अब यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, देखिए हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की डायमेंशन सेम हो चुकी हैं। वी एफ उसकी डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -1, ठीक है। वी आई की डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -1। ए टी की डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -1। तो देखिए एल टी पावर -1, एल टी पावर -1, एल टी पावर -1, यानी ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन की तमाम टर्म्स की डायमेंशन सेम है, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर लें, एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है 2 एप्पल, ठीक है। अच्छा, अब जो 2 है ना वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसलिए आप उसको यहाँ पे स्किप कर दें। तो ये एल टी पावर -1, इधर भी एल टी पावर -1, तो राइट साइड की डायमेंशन लेफ्ट साइड की डायमेंशन के इक्वल आ गई। ओके, अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन इन एयर एंड 5 स्टूडेंट्स इंडिविजुअली मेजर द टाइम टू फॉल डाउन यूजिंग द स्टॉप वॉच। एक बॉल को ऊपर फेंका गया है और 5 स्टूडेंट है जो कि इंडिविजुअली उसका टाइम मेजर करते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आने तक, ज़मीन तक गिरने तक, सही है। और उन्होंने इस्तेमाल किया है जी स्टॉप वॉच का। द टाइम ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट इज गिवन बाय 6.2 सेकेंड, 6.0, 6.4, 6.1 एंड 5.8 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, आपने अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, यानी एक तो आपने फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना है कि भाई आपके पास जो फाइनल टाइम आया कितना टाइम आया, सही है।
और उसके बाद उसके अंदर आपने अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद दूसरा पार्ट है जिसका हाउ टू एक्सप्रेस रिजल्टिंग टाइम। अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको आप किस तरह से शो करेंगे, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो आप इनको नोट कर लें, इनको नाम दे दें T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया 6.2 T1 है, इसको नाम दे दिया T2 का, T3, T4 और T5, राइट। अब इस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इनकी एवरेज लेनी है, सही है ना। तो एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, इन तमाम नंबर्स को प्लस करके इनकी तादाद से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 5 वैल्यूज़ थी, पाँचों को जमा करके 5 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज जो टाइम आएगा वो आएगा 6.1 सेकेंड, ये आगे एवरेज टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने अनसर्टेनिटी भी बतानी, क्योंकि हमें पूछा गया अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको चेक करते हैं कि वो एवरेज से कितना डिफरेंट हैं, ये कितना डेविएट कर रही हैं, ठीक है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, तमाम वैल्यूज़ का एवरेज से डिफरेंस निकाला जाता है, ठीक है। अब ये पहली वैल्यू कितना चेंज है, दूसरी वैल्यू कितना चेंज है, तीसरी वैल्यू कितना चेंज है, ये देखिए। अब मैं इसकी डेविएशन को, ये जो पहली वैल्यू है 6.2 वाली, इसकी डेविएशन चेक करता हूँ, उसको नाम दूंगा डेल्टा T1 का। तो एवरेज वैल्यू -6.2। अब दूसरी वैल्यू है मेरे पास 6.0 सेकेंड, उसकी डेविएशन चेक करनी है कि कितना डेविएट कर रही है, कितना डिफरेंट है मीन से। तो डेल्टा T2 का नाम दे दिया। तो 6.1 एवरेज वैल्यू -6.0 ये वाली वैल्यू। फिर इसी तरह से डेल्टा T3, T4 और T5 हमने कैलकुलेट किया, यानी तमाम वैल्यूज़ की चेक किया कि वो एवरेज से कितना डिफरेंट है, ये कितना डेविएट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है जी, इन तमाम की जो है वो एवरेज ले लेनी है, मीन वैल्यू ले लेनी है। जितनी भी डेविएशन है ना, इनकी आपने मीन वैल्यू ले लेनी है, क्योंकि हम जानते हैं जी हमारे पास एवरेज वैल्यूज़ के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का यही तरीका है, यही रूल हमने सीखा था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ की एवरेज दी गई है, तो फिर हम इसी तरीके से इनमें अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम सीख चुके हैं कि हमने पहले एवरेज लेनी है, फिर तमाम वैल्यूज़ को चेक करना है कि एवरेज से कितना डेविएट कर रही है, कितना डिफरेंट है, और फिर उसकी हमने क्या कर लेनी है जी, एवरेज ले लेनी है, मीन ले लेनी है, मीन ऑफ डेविएशन। तो मीन ऑफ डेविएशन में क्या करेंगे, जितनी भी डेविएशन आएगी, यानी कितना चेंज, 0.1, 0.1 और 0.3, 0.3, इन सब को ऐड करके टोटल नंबर पे यानी तादाद पे डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो आपको मिलेगा जी 0.16 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है जी आपने, ये आपके पास आ गई है अनसर्टेनिटी इस टाइम के अंदर। अब आपने इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, तो एक्सप्रेस आप ऐसे करते हैं जी, यहाँ पे लिखेंगे आप टाइम की वैल्यू जो भी एवरेज है, और साथ में प्लस माइनस, बल्कि यहाँ पे माइनस भी लगाना चाहिए था, प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगी अनसर्टेनिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास एवरेज वैल्यू थी वो 6.1 सेकेंड थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6.1 सेकेंड, और उसके बाद प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी आई है प्लस माइनस 0.16, ठीक है, और साथ में यूनिट लिख दीजिए सेकेंड। तो इस तरह से आप इसको रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना चाहें कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप करना चाहते हैं तो क्या तरीकाकार होगा, आपने इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, यानी 0.16 डिवाइडेड बाय 6.1 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वेव की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक रिलेशन है, जिसको मैथमेटिकली हम शो करते हैं E = hf से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो E = hf है ना, इसमें E एनर्जी है, F फ्रीक्वेंसी है और H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। अब इस प्लांक्स कांस्टेंट H की आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो तरीका हम जानते हैं कि भाई जिसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, सबसे पहले तो उसका फार्मूला लिखो, ठीक है। तो E = hf आ गया। अब दूसरा रूल क्या होता है कि इसके फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई ना हो, ठीक है। ओके जी, तो क्या करेंगे जी, फिर हम इसको बेसिक में लेके आने के लिए, ये है जी एनर्जी E, ठीक है। याद रखिएगा, एनर्जी वर्क में, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जितना आप किसी बॉडी पर वर्क करेंगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, या जितनी किसी बॉडी में एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क करेगी। इन दोनों के यूनिट भी सेम है, तो हम वर्क को एनर्जी से, एनर्जी को वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही करूँगा, E की जगह पर मैंने वर्क लिख दिया क्योंकि मेरे लिए इस तरह आसान है। तो W = h × F बन गया, ठीक है। अब वर्क जो है वो मेरे पास एक डेराइव क्वांटिटी है, बेसिक नहीं है, तो मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया, W = F × D, ठीक है। तो ये आ गया जी मेरे पास FD, ठीक है। अच्छा, E = hf मैंने वैसे ही लिखा। अब जो F फ्रीक्वेंसी है ये भी एक डेराइव क्वांटिटी है, ये बेसिक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा,
इसको भी बेसिक में लेके आना, तो मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा। मैं जानता हूँ कि भाई मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो मैं टाइम पीरियड की जगह यहाँ पे सिर्फ टाइम लिख देता हूँ जी टी, एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एफ की जगह पे आ गया मेरे पास 1/t, इस टी को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एफ डी टी इज इक्वल टू एच आ गया, ठीक है। अब इसमें टाइम टी बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है बेसिक है, बट फोर्स जो है वो बेसिक नहीं है, वो डिराइव क्वांटिटी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला आप जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, और एफ की जगह पर यहाँ लिख देंगे एम ए, ठीक है। अब एम बेसिक है, मैस है, डी बेसिक है, टी बेसिक है, बट ए बेसिक नहीं है, ए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करके नीचे टाइम, तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करने से भी आपको वेलोसिटी ही मिलती है। इसलिए शार्ट सा फार्मूला है भाई, वो क्या है जी, ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, बस ये याद रख लो, ठीक है। तो वी बाई टी लिख दिया हमने, राइट। अब वी अगेन जो है वो एक डेराइव क्वांटिटी है, बेसिक नहीं है, तो फिर वी का भी फार्मूला है, वी होता है हमारे पास डी बाई टी, ठीक है। तो वी की जगह पर हमने पुट कर दी वैल्यू डी बाई टी, समझ गए। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था उसकी जगह पर आ गया v बाई टी, ये t इस t से कट जाएगा, यानी ये t यहीं से कैंसल आउट, ठीक है। पीछे क्या बच गया, m v और ये d इज इक्वल टू h। अब v की जगह वैल्यू पुट कर दी उसकी d बाई टी, सही है। तो अब देखिए मैथ बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है बेसिक है, टाइम हमारे पास बेसिक है, सही है। तो अब देखिए ज़रा जी, ये डायमेंशन पुट करेंगे जी, एम की डायमेंशन, मैथ्स की डायमेंशन कैपिटल एम होता है, ये दोनों लेंथ हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा, तो एल की स्क्वायर इसकी डायमेंशन आ गई, नीचे टाइम है उसकी डायमेंशन कैपिटल टी होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी -1 हो जाएगा। तो ये आ गई जी हमारे पास डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।